ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना, ये हमारे पास मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि असाइनमेंट का है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ही कंप्लीट करके बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम इसे सेक्शन ए के अंदर हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए। तो अपने पास सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये जो मॉडल पेपर है और इसे मैंने रैंडमली क्या है एक पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इस चीज को। 2 मिनट यहाँ पे ना। ओके, तो हमारे पास सेक्शन ए के अंदर अगर मैं स्टार्ट करूं तो अपने पास जो सेक्शन ए है वो कुल मिला के 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है उसे समझ लेते हैं। देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड राइट द आंसर। तो हमें क्या करना है, इनमें ऑप्शंस दिए गए हैं तो उनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है कि देयर कैन नॉट बी अ डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो देखो रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, उस रैशनल नंबर हमारे पास पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और जब उन्हें डिवाइड करते हैं तो डेसिमल फॉर्म में आते ही आते हैं। मतलब जैसे बोल सकते हो कि 0.693 इस तरीके से कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हमें ऐसा बोला है कि रैशनल नंबर को जो फॉलो नहीं करता है हमें उसे टिक करना है। ठीक है, चलो। तो टर्मिनेट, तो वो रैशनल नंबर होते हैं तो ये भी हमें टिक नहीं करना है। दूसरा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट के अंदर हमारे पास दो चीज आती है, एक तो रिपीटेड और एक अनमैनिफेस्ट। अनमैनिफेस्ट का मतलब ये होता है कि जो चीज बार बार बदल बदल के आती है इस तरीके से। ठीक है, तो अपने पास इन्फिनिट तो हम चूज कर ही नहीं सकते और रिपीटेड वाले हमेशा क्या होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में रख जाते हैं। ठीक है ना, तो ये भी नहीं कर सकते। तो बचा कौन सा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या हम इसे इस तरीके से बोलते हैं नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकरिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूं नॉन टर्मिनेट टर्मिनेट एंड नॉन नॉन रिकरिंग। रिकरिंग याद रखना, रिकरिंग बोलते हैं इसको, रिकरिंग। कहने का मतलब ये जो रिपीट नहीं होते। ठीक है ना, वो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और जो थोड़ा क्या लैंग्वेज उसमें चेंज है, बाकी चीज वही है। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर हो गया। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, एक वैल्यू दी गई है, देन हमें बोला है कि पी ऑफ 2√2। अगर हम क्या करते हैं, ये जो पी ऑफ 2√2 की कीमत इसी इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा इन चारों में से कोई एक। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा, चेक कैसे करेंगे, कीमत रखते हैं। चलो मैं यहाँ पे करता हूँ साइड में इधर कर लेते हैं। चलो, तो नेक्स्ट में इक्वल, अब कीमत रखते डायरेक्ट। चलो 2√2 इसका स्क्वायर, फिर नेक्स्ट में माइनस, फिर 2√2 2√2 ब्रैकेट में एक्स की जगह फिर से कीमत रखेंगे 2√2 एंड हमारे पास प्लस में 1 है, प्लस में 1 इक्वल टू, देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा इनटू ये √2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ 2 माइनस। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। देखो सेम कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों संख्या हमारे पास सेम है और आपको पता ही है कि अगर सेम संख्या का स्क्वायर निकालना या फिर हम बोल सकते हो कि सेम संख्या का मल्टीप्लाई करना, दोनों एक ही होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ। क्यों, देखो 2 2 जा 4 एंड √2 से √2 का मल्टीप्लाई हुआ तो रूट में 4 आएगा और √4 क्या होता है 2 होता है, तो वो हमने 2 रख दिया। देन आएगा प्लस का 1। उसके बाद आगे क्या कैलकुलेशन करेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 4 2 जा 8 बचेगा हमारे पास प्लस में 1, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो आंसर मिलेगा हमें 1। तो कहने का मतलब है कि ये जो पी ऑफ एक्स है इसकी जो कीमत है वो क्या आएगी हमारे पास प्लस का 1। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया हो कि किस प्रकार से मैंने इसका सॉल्व किया। ठीक है, या फिर सॉल्यूशन निकाला। चलिए मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके जस्ट वेट। चलिए सो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तो तीसरे में क्या बोला है कि द स्टेटमेंट, अच्छा जस्ट वेट, द स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट, अच्छा द स्टेटमेंट एंड फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज नॉट ट्रू फॉर अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे भी क्या बताना है हमें कि इनमें से इन चारों ऑप्शंस में से एक ऐसा स्टेटमेंट चुनना है जो पैरेललोग्राम को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है, फिर बोल सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी लागू नहीं करता, उस पर लागू नहीं है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है कि द अपोजिट साइड आर द सेम। तो ये मतलब ये राइट है कि ये हमारे पास ये रूल है, ये प्रॉपर्टीज ही है इसकी पैरेललोग्राम की। तो हमें ये भी चूज नहीं करना है क्योंकि साफ साफ ऑप्शन में लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें पैरेललोग्राम का कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं लेना है कि जो उसके रूल को फॉलो करता हो। ठीक है ना, तो ये फॉलो करता है मतलब इससे नहीं लेना हमें। बी में बोला द अपोजिट एंगल आर द सेम, तो ये भी राइट है, तो इसी भी यूज नहीं करना हमें। नेक्स्ट में आता है कि डायगोनल्स डिवाइड्स द अपोजिट एंगल। देखो यहाँ पे ये
रॉन्ग है, ठीक है, साफ साफ कि हमारे पास जो डायगोनल है वो दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, ना कि हमारे पास क्या बोला है, डिवाइड करता है। तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट है, ठीक है। डी वाला भी गलत है क्योंकि ये भी डायगोनल को मतलब रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है ना। आई होप मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं हम कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अब 4 में क्या है, हमारे पास एक संख्या दी गई है, देन पूछा हमारे पास कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा हमारा आंसर होगा। तो देखो अपने पास क्या है, यहाँ पे जो संख्या दी है आप पहले समझना कि जस्ट हमारे पास अगर कोई संख्या रूट में हो, रूट में, तो रूट का मतलब क्या है, अगर मैं उसे पावर में कन्वर्ट करूं तो हमारे पास x की पावर 1/2 बन सकता है, x की पावर 1/2। तो इसी तरीके से हमारे पास जो रूट है ना ये 4 है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसे पावर में कन्वर्ट करूंगा तो 1/4 आएगा, ठीक है ना। तो कैसे करूंगा, देखो मैं आपको लिखूंगा यहाँ पे 81, देन उसका माइनस का 2, ये जो स्क्वायर ऑलरेडी था, और इसकी भी पावर आ जाएगी क्या 1/4। क्यों आई, क्योंकि हमने ये रूट को कन्वर्ट किया पावर में, इस वजह से। अब ये 2 से ये जो 4 है वो 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया हो कि ये 2 से ये 2 टाइम में कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, यहाँ 81 और इसकी पावर आई हमारे पास माइनस का 1/2। और जो 81 है ना वो हमारे पास क्या 9 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर एंड उसके ऊपर भी हमारे पास आएगा माइनस 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास 9 की पावर माइनस का 1। अब -1 को अगर मुझे हटाना है ना प्रॉपर, तो मैं क्या करूंगा, अपन में 1 मान के इसका रेसिप्रोकल करूंगा, तो हमारे पास आएगा 1/9, जिससे क्या होगा, ये प्लस का 1 आ जाएगा हमारे पास पावर में। अब उसे लिखो या ना लिखो वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो हमारे पास जो परफेक्ट आंसर है वो 1/9 है। 1/9 कहाँ पे, ओके, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है, ठीक है। सो आई होप ये चारों के चारों जो क्वेश्चन है मतलब एमसीक्यूज है वो आपको क्लियर हो गया। देन बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, चलिए अब 2 मिनट में से थोड़ा स्वाइप अप कर लो। अब देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा है उसे समझ लेते हैं। एज सुन एज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, इसमें स्टेटमेंट दी गई है उन्हें हमें करेक्टली चुनना है। देन बोला कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द आंसर गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड राइट। क्वेश्चन 5 to 8 है, मतलब 3 क्वेश्चन है कुल मिला के। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो आंसर्स दिए गए हैं ना, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें उनमें से एक राइट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखा है हमारे पास कि इन द गिवन फिगर, ओके। आई होप ये आपको ग्राफ एकदम प्रॉपर तरीके से विजिबल होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कीमत दी है -5 और 3, तो आपको पता होगा कि जो ब्रैकेट के अंदर पहली कीमत होती है वो होती है एक्स की, बट यहाँ पे क्या माइनस का एक्स है, और जो दूसरी कीमत होती है वो है वाई की, जो कि प्लस का वाई है। तो ऑलवेज जो प्लस का वाई वो ऊपर की तरफ जाता है, और जो एक्स है वो हमारे पास लेफ्ट तरफ आता है। देखो हमारे पास हम ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास क्या है -5 है, तो -5 यहाँ पे होगा, और y की कीमत +3 है तो 3 की कीमत हम यहाँ पे होगी। अगर इन दोनों को मैच करेंगे तो हमारे पास l ही मैच कर रहा है जो दोनों पॉइंट पर आ रहा है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा l। तो हमें सिर्फ आंसर में इतना लिखना है l, बस हमारा आंसर, ठीक है। सो आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन पे, ओके। इस बार हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि जो ट्रायंगल PQR है और YXZ है वो हमारे पास दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, एक PQR और जो दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास वो कौन सा है, YXZ है। देन दोनों के दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट है, और आपको पता होगा कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होती है वो सारी की सारी इक्वल होती है, ठीक है। अब आगे लिखा है कि जो PQ की कीमत है वो 4 है, PQ की कीमत 4 सेंटीमीटर है, QR की कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और RP की कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो पूछा है एक्स वाई, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो सारी की सारी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जैसे नीचे वाली साइड है इस नीचे वाली साइड के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास ये 4 वाली साइड है इस वाली साइड के बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब सेम साइड, सेम साइड याद रखना, ठीक है ना। तो हमारे पास पूछा क्या एक्स वाई, अब एक्स वाई कौन सी हमारे पास साइड है, ये वाली, तो एक्स वाई जो साइड होगी वही साइड हमारे पास क्या होगी पी क्यू की होगी, ठीक है ना, पी क्यू की। तो ये 4 है तो ये भी क्या होगी 4 ही होगी, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा इसमें 4, ठीक है ना। हमारा ये जो आंसर होगा वो होगा 4, ठीक है ना। ओके, एक बार मैं भी चेक कर लूँ अच्छे से, YXZ, YXZ, ओके, RP,
पी क्यू 4, ओके डन है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम टेंशन फ्री, ठीक है ना। आई होप ये वाला क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मैं रफ कर लेता हूँ इसे। ओके अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पे लिखा है कि द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज। तो अपने पास क्या है, जब भी याद रखना कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसके जो चारों एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 360 के इक्वल होता है, ठीक है ना। ट्राइंगल में 180, क्वाड्रिलेटरल में 360, ठीक है ना। तो यही ऑप्शन है, ये 300 तो किसी का होता ही नहीं है, हमारे पास क्या हुआ 360 ऑप्शन राइट आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, आंसर लिख देता हूँ आप, अरे जस्ट डबल हो गया, 2 मिनट। ओके तो हमारा जो आंसर है वो आएगा क्या, 360 डिग्री, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि बहुत ज्यादा लॉन्ग है, लेकिन उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही अगर आपके सेक्शन BCD में पूछ लिया तो आपको आएगा कैसे वो मैं बता देता हूँ। देखो जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा इसे स्वाइप अप कर लेता हूँ। ओके अब 8 में क्या दिया पहले से समझता है। 8 में यहाँ लिखा है कि इन द गिवन फिगर, फिगर हमारे पास दिया गया पहले से, यहाँ लिखा है कि इफ OA, जो हमारे पास OA है उसकी जो कीमत है वो 5 सेंटीमीटर। अब OA हमारे पास रेडियस भी आपको पता है कि जब जब कभी कोई लाइन सर्कल को सेंटर तक टच करती है तो उस लाइन को हम रेडियस कहते हैं। तो रेडियस हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो जो OD है ना, OD वो भी क्या होगी हमारे पास, वो भी 5 सेंटीमीटर की होगी। 5 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये भी सेंटर से एक सर्कल को टच कर रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच कर रही है, जिससे क्या इसकी भी कीमत क्या होगी, 5 होगी। तो हमें क्या पूछा आगे, अब लिखा है कि AB 8 सेंटीमीटर, हमारे पास यहां से लेके यहां तक की जो कीमत है AB की वो दी गई है 8 सेंटीमीटर। आगे पूछा है एंड OD इज परपेंडिकुलर टू AB। अब जो OD है वो परपेंडिकुलर किसके, हमारे पास AB के। तो हमें सब पता ही है कि जो परपेंडिकुलर साइड होती है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब पूछा है कि देन CD, अब CD की कीमत क्या होगी, CD कौन सी हमारे पास, ये ब्लू वाली लाइन है, ठीक है ना। तो अब खुद विचार कर लो कि अगर मैं OC की भी कीमत निकाल लेता हूं तो उस OC की कीमत को अगर ये 5 में से घटाऊंगा ना, हमें सीधा सीधा मिल जाएगा CD, ठीक है ना। मुझे पता है इसका आंसर कहाँ है, 2 है, इसका आंसर 2 है, लेकिन आया कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या, जब भी कभी राइट एंगल तैयार हो ना किसी ट्राइंगल के अंदर, समझ लो कि हमारे पास पाइथागोरस का थ्योरम लगने ही वाला है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर आता है इक्वल टू बेस का स्क्वायर आता है और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर आता है, ठीक है। और हाँ टेंशन मत करना, मैं आज ये जो पेपर नंबर 2 है, सॉरी पेपर है मॉडल पेपर, इसे तो अपलोड करूंगा ही करूंगा, और जो चैप्टर पेंडिंग है उसे मैं कल के दिन अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आज मेरे पास इतना समय नहीं है। आप तो देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे देखो 16:58 हो रहा है, ठीक है। 16 अरे ये तो गलत चल रही है यार, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के वहाँ पे 10:30 बज रहे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो जैसा वॉच के अंदर, ठीक है 10 बज के, यहाँ पे 10:30 बज रहे हैं, ठीक है ना। चलो तो इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, अब मैं इसे तैयार कर लेता फिर उसके बाद अपलोड कर देता। देखो तो अपने पास क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो OC की कीमत निकालेंगे उसको 5 में से घटाएंगे तो बच्चे की कीमत वो आएगी हमारे पास CD की, ठीक है ना। तो पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, एच हाइपोटेनस क्या है हमारे पास OA, तो लिखेंगे OA का स्क्वायर बराबर बेस क्या है हमारे पास AC, तो AC का स्क्वायर प्लस P कितना हमारे पास OC, तो OC का स्क्वायर। अब कीमत रखते हैं, देखो OA की कीमत क्या है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, इक्वल टू AC क्या है AC। तो अब खुद विचार करो, हमारे पास जो AB है टोटल 8 है और 8 का हाफ क्या होगा 4, तो AC की कीमत 4 होगी, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस OC की कीमत तो दी नहीं है, उसे तो निकालना है, तो OC स्क्वायर एज इट इज 16 इधर लाते हैं तो 25 माइनस 16 इक्वल टू आएगा OC का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 9 इक्वल टू आएगा सॉरी OC का स्क्वायर, स्क्वायर इधर दे दो तो रूट में 9 इक्वल टू OC आ जाएगा। अब रूट 9 क्या होता है 3, तो जो OC की कीमत है वो हमारे पास आएगी 3 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको भी जस्ट समझाया था कि हमने ऊपर की कीमत 3 निकाली है तो टोटल 5 है, तो 5 में से अगर मैं 3 निकाल देता हूं तो बचेगी क्या CD की कीमत जो कि हमें चाहिए, वो कितनी है 2। आई होप ये भी क्लियर हो गया कि किस प्रकार से मैंने इसे फाइंड किया, ठीक है। मैं यहाँ पे विथ प्रॉपर सॉल्यूशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे MCQ है 1 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई 4 मार्क्स नहीं दे देंगे हम सॉल्यूशन करेंगे तो, ठीक है ना। इसलिए मैं तो भी बता रहा हूँ क्योंकि बिकॉज आपको अगर बाई चांस ये सेक्शन BCD में मिले तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। बाकी का होशियार हो पहले से, आपको पता ही होगा कि इसे किस तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस में करना है, ठीक है ना। चलिए
आई होप ये जो 8 के 8 क्वेश्चन प्रॉपर आ गया हो। बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास इस बार जो टॉपिक है, जस्ट वेट, मैं आप ब्लैक ले लेगा, ओके ठीक है। तो इस बार हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 9 to 11 है, मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी है, 3, ओके। तो अब करना है कैसा, पहले समझना, 9 to 11, ओके, 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। चलो, तो अपने पास यहाँ पे सबसे पहले बोला क्या, यहाँ पे समझते हैं कि द बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड आर कर्व। तो जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड, अब देख सकते हो मेरे हाथ में एक कंपास है, ठीक है। वैसे ये माइक का बॉक्स है मेरे, ये हमारे पास बॉक्स है। तो यहाँ पे बोला है कि जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड, उसकी जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री मतलब ये जो कॉर्नर होता है ना, वो कर्व होते हैं। तो ये तो रॉन्ग ही है ना, कहाँ से कर्व दिख रहे हैं ये, ठीक है ना। यहाँ पे खिसकना थोड़ी ना हमको, तो ये कर्व नहीं होते, यहाँ पे एजेस होती है, एजेस, ठीक है ना। तो ये गलत है, ये हमारे पास फॉल्स है, ठीक है, ओके। बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 में बोला है कि द एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ओके, ये तो सारे सही है हमारे पास, एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 मिनट, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि शायद तक लिखने में गलती हो सकती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ओके। ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई है, ये डायगोनल था, यहाँ पे गलती से सिर्फ एंगल ऑफ रेक्टेंगल हो गया, यहाँ पे डायगोनल भी आएगा, ठीक है ना। तो डायगोनल हमारे पास जो इसमें ये पूछा है कि जो दोनों के दोनों जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स यहाँ पे बना देते तो पहले हमारे पास क्या, ये एक रेक्टेंगल है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक तो इक्वल होते हैं, तो ये राइट बात है, इक्वल होते हैं। इसमें ये भी बोला है कि ये दोनों के दोनों जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो हमेशा राइट एंगल पे करते हैं, तो ये गलत है। राइट एंगल पे वो इंटरसेक्ट कभी करते ही नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ स्क्वायर के अलावा, ओके। बात करते हैं 11 की। यहाँ पे बोला है स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, साथ में रोम्बस भी आएगा, क्योंकि रोम्बस और जो स्क्वायर दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, इसी वजह से उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वो राइट है, ये रेक्टेंगल में गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इफ टू कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल आर म्यूचुअली बाइसेक्टेड एंड देन बोथ ऑफ देम आर डायमीटर। तो हमारे पास क्या है, ये एक सर्कल है और यहाँ पे क्या है, दो हमारे पास क्या दिए, डायमीटर दिए गए हैं, या फिर बोल सकते हैं दो हमारे पास कॉर्ड दी गई है जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और दोनों को दोनों डायमीटर, तो ये राइट है, ये राइट है। याद रखना कि जो लार्जेस्ट कॉर्ड बोला जाता है ना, वो डायमीटर को ही बोला जाता है। तो डायमीटर हो या फिर कॉर्ड्स, अगर वो बाइसेक्ट करेंगे तो वो इक्वली होंगी ना ऑलवेज, ठीक है ना। तो ये हमारा राइट है, ट्रू है, ट्रू ऑप्शन है, ठीक है ना। बात करते हैं 12 वाले की। तो यहाँ पे लिखा है क्या कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन द बोथ द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। तो ये जो 12 क्वेश्चन है, 12 यहाँ पे स्टेटमेंट है, मतलब बोल सकते हो हमारे पास कि 1 वर्ड आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आते हैं ना इनके, वो आते हैं 0 0 0 0, अरे जस्ट वेट, 0 0, ठीक है। याद रखना, थोड़ा सा छोटा कर ले, कि हमारे पास जो दोनों के दोनों लाइन होती है, कौन सी, एक्स और वाई वाली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पे मिलती है, वो जो कोऑर्डिनेट होते हैं दोनों के, वो 0 0 वाले होते हैं, ठीक है। ऑलवेज याद रखना, इसका जो आंसर है वो 0 0 है। अब 13 की बात करते हैं। 13 में लिखा है कि हाउ मेनी डायमेंशन डज अ प्लेन सरफेस। तो 2 डायमेंशन होते हैं, 2D बोल सकते हो उसे, 2D। देखो अपने पास जैसे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हमारे पास कोई वर्टिसेस ले लो, समझो मैंने क्या किया, ये वर्टिसेस लिया, ये पॉइंट। अब इसमें मैक्सिमम कितनी लाइन मिलती दिख रही है मुझे, 2। तो हमारा ये प्लेन सरफेस ही कहलाता है जिसमें 2 लाइनें मिलती हैं, उसी को हम 2D बोलेंगे। इसी वजह से यहाँ पे क्या है, 2 डायमेंशन ही आएंगे सिर्फ। अगर यहाँ पे कुछ 3D की बात की, जैसे हमारे पास क्यूब है, ठीक है, क्यूब कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ये क्यूब है, ठीक है ना। तो कोई वर्टिसेस लेंगे ना, यहाँ पे कितनी लाइन मिल रही है, 3, तो यह 3D आएगा। बट प्लेन सरफेस बोला तो हमारे पास ऐसा होगा जिसका आंसर सिर्फ 2D होगा, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो माफी चाहता हूँ, इस वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन ए ही कंप्लीट कर पाएंगे, कल के दिन हम BCD भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, कैसे भी और किसी भी हालत में। चलो, अब नेक्स्ट समझते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे पूछा कि हमारे पास कि मैच द फॉलोइंग पेयर। अब लिखा 14 में क्या लिखा हमारे पास कि ट्रायंगल PQR है। हमारे पास 2 ट्रायंगल है, एक तो PQR
दूसरा हमारे पास वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड। तो बोला है हमारे पास कि यहाँ पे ये बराबर है किसके, वाई जेड एक्स के। तो वाई जेड एक्स समझना, वाई जेड एक्स के बराबर है। तो हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो वाई जेड एक्स है ना, तो अपने पास पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर क्या होगा हमारे पास, वाई आर क्यू होगा, मतलब पी आर क्यू होगा, ठीक है ना, पी आर क्यू। इसका जो आंसर होगा वो पी आर क्यू होगा, ठीक है ना, कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास क्या दूसरा ट्रायंगल जा रहा है, दूसरे एंगल से जा रहा है, उसी में हमारे पास ये भी जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा पी आर क्यू होगा, पी आर क्यू। यहाँ पे देखो दिया भी है, अब मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि ये कौन से ट्रायंगल का दिया है, ठीक है। 15 वाले का भी हो सकता है। तो ये हमारा राइट ही आंसर है, ठीक है ना। मैं एक बार तो भी विजिट कर लेता हूँ, बाई चांस कोई मिस्टेक्स ना हो जाए, ठीक है। 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का बी बोला है, ओके परफेक्ट है हमारा, राइट एकदम परफेक्ट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट कौन सा 15 वाला है, मैं सर रफ कर लेता हूँ पहले। अच्छा रफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी ट्रायंगल बेस पे हमारे पास क्या है, दूसरा भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है 15 में कि इफ ट्रायंगल एबीसी है और पी क्यू आर है, दो ट्रायंगल हमारे पास दी गई है। अच्छा ये अलग ही है पूरा, चलो कोई बात नहीं, पॉइंट दूसरे बनाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। कौन सा, एक तो ए बी सी है और दूसरा पी क्यू आर है। देन बोला हमारे पास कि जो ए बी वो क्यू आर के बराबर है, हमारे पास जो ए बी है वो क्यू आर के बराबर है। पूछा है आगे बी सी है वो पी क्यू के बराबर है, बी सी ये पी क्यू के बराबर है, पी क्यू कौन सा, ये वाली साइड है। आगे बोला कि जो ए सी है वो ए सी है वो पी आर के बराबर है, पी आर के बराबर है। तो बोला है कि जो ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है ना। इन्हीं में से कोई एक आंसर आएगा। अब किसके कॉन्ग्रुएंट होगा वो हमें बताना, बहुत सिंपल एकदम समझना। पहले समझो कि हमारे पास जा कैसे रहे हम, ए बी सी, मतलब पहला हमारे पास पॉइंट आ रहा है, पहली लाइन पे डैश आ रहा है सिंगल, दूसरी बार में क्या हो रहा है हमारे पास डबल आ रहा है, और फिर उसके बाद क्या हमारे पास ट्रिपल आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो पहला यहाँ पे कुछ इस तरीके से और दूसरा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो पहला क्या हमारे पास आर क्यू पी बोल सकते हैं, हमारे पास ट्रायंगल होगा आर क्यू पी। चेक करो हमारे पास आर क्यू पी, आर क्यू पी नहीं है तो इसका उल्टा चेक करो, आर क्यू पी नहीं तो पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर। 2 मिनट पर यहाँ पे मैं ए बी सी, ओके ए आर क्यू पी, आर क्यू पी तो नहीं है। 2 मिनट एक बार वापस से चेक कर लूँ मैं इसको वापस ट्रायंगल बनाता हूँ 2 मिनट में, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, क्योंकि ट्रायंगल बनाने में भी लोचा हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं इनके वर्टिसेस रखने में गलती हो सकती है। देखो फिर से मैं करता हूँ, यहाँ पे 2 ट्रायंगल है जिसका नाम हमारे पास क्या है, ए बी सी, और दूसरा क्या पी क्यू आर है, पी क्यू आर। एक बार मैं ना यहाँ पे विजिट कर लेता हूँ कि ये हमारे पास राइट तो चल रहा है हमारा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए बी सी और पी क्यू आर, ओके। ए बी हमारे पास क्यू आर के बराबर है, ए बी है, ए बी ये क्यू आर के बराबर है, इस लाइन के बराबर है। नेक्स्ट बोला हमारे पास जो बी सी है, बी सी लाइन वो पी क्यू के बराबर है, पी क्यू के बराबर है। और जो ए सी है थर्ड लाइन वो पी आर के बराबर है। पॉइंट तो सही है, वैसे ही पॉइंट सही है। तो बताना कि जो ट्रायंगल एबीसी है, हमारे पास जो ट्रायंगल है एबीसी वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट। चलो तो ए हमारे पास क्या, देखो ए बी सी, ए बी और सी। अब देखो 1 के बाद हमारे पास क्या हो, 2 के बाद जा रहे हैं, 1 के बाद 2 पर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आर क्यू आर क्यू आर क्यू पी, आर क्यू पी आर क्यू पी आर क्यू पी आर क्यू पी आर क्यू पी, ओके। आर क्यू पी पर कल से ये लग रहा है ये आर क्यू है। 2 मिनट ना, ओके सॉरी, पहले भी सही था हमारा, ये आर ओ पी गलती से हो गया, ये आर क्यू पी है, ठीक है ना, क्योंकि ओ तो है ही नहीं कहीं हमारे पास। तो पहले भी सही था, ये जो ट्रायंगल है वो ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल आर क्यू पी के, ठीक है ना। तो आई होप देखो ऐसे है ना, बहुत सारे जो एरर है ना पेपर में मिल जाते, तो कंफ्यूज होकर ना उल्टा सीधा मत भरना, अब चेक करना कि एग्जैक्ट क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। आप अपने टीचर से भी थोड़ा क्वेरी करना, ठीक है ना। यहाँ पे पेपर बनाते समय थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ,
सॉल्यूशन के साथ साथ। और देखो आप देख रहे हो ना कि मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये होगा भी कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है ना, ये ऐसा पॉइंट कुछ दिया ही नहीं है जिसकी वजह से हम कंफ्यूज बने, ठीक है ना। तो नोटिस रखना है, ठीक है। और आई होप ये जो सेक्शन ए है वो आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से आ गया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।